नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और एकदम शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और क्लास को हम करने वाले हैं शुरू। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। गर्मी ने तो कमाल कर रखा है। अभी भी जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं प्लीज वहीं बैठकर पढ़ते रहें, थोड़े टाइम बाद अपने घर के लिए निकलें, क्योंकि इस टाइम भी जो सूरज देवता हैं उन्होंने पूरा कहर ढाया हुआ है। और अलर्ट भी जारी हो चुका है कि यूपी के जो ये गौतम बुद्ध नगर वाला है, चंदौली है और दूसरे जो भी शामली वगैरह जो भी दूसरे इलाके हैं वहां पर कड़ी जो धूप है वो रहेगी और प्यारे बच्चे हीट वेव्स चलेंगी, गर्म लू वाली हवाएं चलेंगी। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रखें और गर्मी से बचाव करें। ये 3 महीने हैं, 3 क्या ये 2 महीने ही हैं जो आपकी बचाव वाले हैं। गर्मी ज़्यादा रहेगी और जुलाई में आई थिंक या जून के लास्ट में आशा कर सकते हैं कि बारिश हो तो थोड़ी राहत मिले। ठीक है, तो भाई रक्षा करो अपनी, सुरक्षा करो अपनी और पढ़ो जी जान लगाकर और सिलेक्शन लो और देश की सेवा में जुट जाओ। यही तुम्हारा कर्तव्य है। आ जाओ प्यारे बच्चे, क्लास को कर रहे हैं अब हम लोग शुरू। एक सेकंड में आपके कमेंट्स थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। ठीक है भाई, चलो तो आ जाओ। सब कुछ सही चल रहा है ना? मैम धूप का नेम क्यों? हाँ हाँ, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। चलो तो भाई आ जाओ। टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि आज खत्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे हमारे शरीर में बनने वाली हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में और हार्मोन के बारे में। तो अंतःस्त्रावी तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र आज खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने आपको 3 ग्रंथियां करा दी थी। आज हम शुरू करेंगे हमारे शरीर की 5वीं ग्रंथि। तो भाई इस सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा रही थी। मैंने आपके मस्तिष्क में आपको 2 ग्रंथियां पढ़ाई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, फिर हमने गर्दन में 2 ग्रंथियां पढ़ी थी, थायराइड और पैराथायराइड। अब हम बात करने वाले हैं आपके फेफड़ों के मध्य पाए जाने वाली एक ग्रंथि की, जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। तो 5वें नंबर पर पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। 5वें नंबर पर पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। ठीक है, जिसको हम लोग थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं, थाइमस ग्रंथि। तो 5वें नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। ठीक है, समझ में आ रही है ना सारी बातें? ये रेड कलर बड़ी चमक रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हम थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेते हैं। ठीक, तो आ जाओ अब हम आगे बात करेंगे। बोर्ड का कलर चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, क्योंकि तुम लोग रोज डेली ऐसे ही करते हो। कुछ बच्चे कहते हैं मैम कुछ अलग कलर लाओ, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ब्लैक ही रखो। तो भैया थोड़ा कुछ चेंज भी करना सीखो। क्या दिक्कत है? इस कलर में दिखाई तो दे रहा है आपको, हल्का सा सॉफ्ट सा कलर है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, है ना? ठीक है, चलो भाई आज रिस्पांस दीजिएगा, मैं तो रिस्पांस देती ही हूँ बेटा। चलो आओ, आ जाओ, बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो तो एक स्लाइड पढ़कर देखते हैं, कोई दिक्कत हुई आगे तो फिर चेंज कर लूंगी। 5वीं ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। बात करते हैं लोकेशन की कि भाई ये कहाँ पाई जाती है, इसका स्थान कहाँ होता है हमारे शरीर में। तो जो थाइमस ग्रंथि है ये हमारे फेफड़ों के मध्य पाई जाती है। तो लिख सकते हो फेफड़ों के मध्य होती है भाई। कहाँ होती है? फेफड़ों के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, हमारे फेफड़ों के मध्य में होती है। तो लिख सकते हो बिटवीन लंग्स। हमारे जो लंग्स हैं उनके मध्य में पाई जाती है ये ग्रंथि जो होती है, फेफड़ों के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, ब्लैक कलर बोर्ड का करूं, चेंज करूं? अरे भैया तुम्हारा ना पढ़ने में ध्यान तो लगेगा ही नहीं। तुम्हारा ध्यान जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा कि मैडम जी बोर्ड का कलर चेंज करो। लो कल्लुओ, तुम्हारे लिए काला कलर ही रख दिया। ठीक है, अब तुम खुश हो तो काला काला करे गुजरी, तुम भी काला काला ही करते रह जाओगे। पढ़ लो आराम से। चलो तो भाई ये थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों के मध्य में स्थित होती है। इस ग्रंथि को एक और नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि को प्यारे बच्चे बाल्य ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? बाल्य ग्रंथि कहते हैं।
तो आपको कभी भी पूछे कि हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसको बाल्य ग्रंथि कहते हैं, चाइल्ड ग्लैंड, इसी को कहा जाता है चाइल्ड ग्लैंड। तो ये ग्रंथि बाल्य ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। क्यों ये बाल्य ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? क्योंकि ये ग्रंथि बालकों में अधिक विकसित होती है, जो बच्चे होते हैं उनमें अधिक विकसित होती है ये ग्रंथि। तो लिख सकते हो भाई प्यारे बच्चों, बच्चों में अधिक विकसित होती है। ठीक है, बच्चों में अधिक विकसित होती है ये ग्रंथि, बच्चों में अधिक विकसित होती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो बच्चों में अधिक विकसित होती है? आप लोग बताएंगे बाल्य ग्रंथि, या जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है इसी को हम बाल्य ग्रंथि कहते हैं, चाइल्ड ग्लैंड, क्योंकि ये बच्चों में अधिक विकसित होती है। तो लिखना भाई मोर डेवलप, है ना, मोर डेवलप, मोर डेवलप इन चिल्ड्रन। ठीक है, मोर डेवलप इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये ग्रंथि ज्यादा विकसित होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्रंथि को हम लोग बच्चों की ग्रंथि या बाल्य ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब मैम आगे इसके बारे में हमें और क्या पॉइंट लिखना है? तो ये जो ग्रंथि होती है ना, थाइमस ग्रंथि या फिर ये जो बाल्य ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का जो साइज है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे इस ग्रंथि का साइज भी छोटा होता चला जाएगा, यानी बुढ़ापे में जाकर ये ग्रंथि हमारे शरीर से बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो एक प्रश्न और आता है आपको कि कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के अनुसार घटता जाता है? तो भाई ये वाली ग्रंथि जो है थाइमस ग्रंथि, ये अपने साइज को छोटा करती जाती है उम्र के अनुसार। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, उम्र के अनुसार। ठीक है, उम्र के अनुसार इस ग्रंथि का आकार, इस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है, इस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है। तो प्यारे बच्चे, ये ग्रंथि ऐसी है जिसका आकार उम्र के अनुसार छोटा हो जाता है। ठीक है, इस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वो ग्रंथि है, जब आपको प्रश्न आए कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो उम्र के अनुसार छोटी हो जाएगी, उम्र के अनुसार जिसका साइज छोटा हो जाएगा, तो बताना बाल्य ग्रंथि या फिर इसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। भाई ये ग्रंथि जो है ना, जैसे कि हम बच्चे थे हमारे अंदर अधिक विकसित थी, जवान थे जब तक भी ये काम कर रही थी, लेकिन बूढ़े लोगों में ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये ग्रंथि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, फिर इस ग्रंथि के हार्मोन पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो लिख लीजिएगा दिस ग्लैंड, लिख लीजिएगा भाई दिस ग्लैंड स्मॉलर, दिस ग्लैंड स्मॉलर बाय एज। तो हमारी एज के आधार पर या एज के अनुसार ये ग्रंथि छोटी होती जाती है। जी मैडम जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आगे बढ़े। अच्छा, उम्र के अनुसार इस ग्रंथि का आकार छोटा तो गायब ही हो गया भैया। मैं कह रही थी कि कुछ दिक्कत है यहाँ पर, कुछ मिस है, छोटा सा दिख रहा है सेंटेंस, तो लिख लेना छोटा हो जाता है। ठीक है, आकार छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्लियर भाई? चलो तो अब आगे बात करते हैं। अब पढ़ेंगे कि मैम ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है, क्योंकि भाई ग्रंथि है तो हार्मोन तो बनाएगी ही बनाएगी। पहले देखो, मान लो तुम्हारे फेफड़े हैं, तुम फेफड़ों के बारे में तो भाई पढ़ ही चुके हो। मान लो ये एक तुम्हारा फेफड़ा है और मान लीजिए ये एक तुम्हारा फेफड़ा है, तो तुम्हारे फेफड़ों के बीच में स्थित होती है ये ग्रंथि ऐसे। तो फेफड़ों के बीच में पाई जाती है जो थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक है, अब देखो, अब इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पढ़ेंगे हम लोग, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ से क्यों इरेज हो गया भाई? एक मच्छर ने, देखो एक मक्खी है जो सब कुछ इरेज करती जा रही है। अरे भैया मक्खी माता मान जाओ। चलो, तो ग्रंथि बाल्य ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि क्लास नोट्स दूंगी तो वहां दिक्कत होगी, फिर इसको लिख देती हूँ एक बार। इसको कहते हैं चाइल्ड ग्लैंड। ठीक है, इसको चाइल्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर है कि बच्चों में अधिक विकसित होती है, बच्चों में अधिक विकसित होती है। तो ये ग्रंथि बच्चों में अधिक विकसित होती है। ठीक है, मोर डेवलप, मोर डेवलप इन चिल्ड्रन। एक मक्खी
क्या कर रही है भाई? लिख लीजिए मोर डेवलप्ड इन चिल्ड्रन। तो लिख गया पूरा सेंटेंस। चलो आ जाओ, अब चल रहे हैं आगे की तरफ कि भाई इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जो थाइमस ग्लैंड होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमस ग्लैंड हार्मोन। तो जो थाइमस ग्रंथि है इससे निकलने वाले हार्मोन का एक ही हार्मोन है, उसी का नाम याद रखना है। तो लिख सकते हो थाइमस से निकलने वाला हार्मोन, थाइमस का हार्मोन। तो थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? आप लोग बताएंगे कि थाइमस ग्रंथि निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। कितना आसान। देखो थायराइड से निकल रहे थे थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड से निकल रहा था पैराथायराइड हार्मोन, या इसको बोल रहे थे हम लोग, आप लोगों के जो पैराथायराइड है उससे पैरा हार्मोन निकल रहा था, या तो पैरा हार्मोन बोल दो या पैराथायराइड बोल दो। लेकिन थाइमस ग्रंथि जो है उससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन। तो नाम भी बिल्कुल ग्रंथि जैसे ही है। तो निकलने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है थाइमस ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन निकल रहा है प्यारे बच्चों? थाइमोसिन हार्मोन। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है थाइमस ग्रंथि से। क्या काम करता है मैडम जी ये हार्मोन? तो ये हार्मोन जो है ये आपके शरीर में जो आपकी डब्ल्यूबीसी बन रही है, आपको पढ़ाई थी ना रुधिर में डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल, उनको परिपक्व करता है, उनको मैच्योर करने का काम करता है, ठीक है। मैम पैराथायरॉयड रहता है अभी नहीं प्यारे बच्चे। पैराथायरॉयड मैंने कल ही करा दिया था कि पैराथायरॉयड को सिस्टर ऑफ थायरॉयड कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन है पैरा हार्मोन। पैरा हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को घटाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। ये मैंने सब आपको कल की क्लास में लिखवा दिया था, उतना ही है उसके बारे में जो लिखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। कैमरा ऊपर करा दूं? नहीं, कैमरा तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही दिख रहा है मेरे ख्याल से। ये लो, ठीक है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। तो भाई ये जो हार्मोन है इस हार्मोन का कार्य क्या है? ये हार्मोन इसका कार्य क्या है? तो इस हार्मोन के कार्य की बात करते हैं। इस हार्मोन के फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हार्मोन करता है डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन। तो लिख लेना डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन। इसका काम है डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन। परिपक्वन, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। आपके शरीर में जो डब्ल्यूबीसी बनती है बेटा उनको परिपक्व करने का काम कौन करता है? तो आप बताओगे थाइमोसिन हार्मोन करता है। देखो जब आपके रुधिर कोशिकाओं का जन्म होता है, बोन मैरो में आरबीसी बन गई, डब्ल्यूबीसी बन गई, है ना। तो डब्ल्यूबीसी सीधा आती है इस ग्रंथि के पास, और इस ग्रंथि से डब्ल्यूबीसी में मिल जाता है थाइमोसिन हार्मोन। तो देखो सबसे पहले हुआ क्या, यहां समझो। सबसे पहले हुआ क्या कि भाई बोन मैरो में, जो बोन मैरो है बताया था ना, बोन मैरो में खून बनता है, अस्थि मज्जा में खून बनता है। तो जो अस्थि मज्जा है उसमें बन गया भैया खून। चलो मैम बहुत बढ़िया, अस्थि मज्जा में खून बना तो अस्थि मज्जा में बन गई डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी जो है वो आ जाती हैं प्यारे बच्चों थाइमस ग्रंथि के पास। डब्ल्यूबीसी आएंगी थाइमस ग्लैंड के पास, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आ जाती है थाइमस ग्रंथि के पास। अब थाइमस ग्रंथि क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी के अंदर मिला देती है थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमस ग्रंथि क्या करेगी? थाइमोसिन हार्मोन मिला देगी, थाइमोसिन हार्मोन मिला देगी डब्ल्यूबीसी में। थाइमोसिन हार्मोन जैसे ही डब्ल्यूबीसी में मिलेगा तो डब्ल्यूबीसी का परिपक्वन हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है वो मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि उनको उनका काम पता चल जाएगा और आपके शरीर में जाकर डब्ल्यूबीसी आपकी इम्यूनिटी बनाने लग जाएंगी। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है भाई? रोगों से लड़ने की शक्ति देती है डब्ल्यूबीसी हमें। तो डब्ल्यूबीसी को मैच्योर करता है ये थाइमोसिन। अब बूढ़े होने पर हमारी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। बुढ़ापे में हमें जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं। तो बूढ़े लोग जल्दी बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर थाइमोसिन हार्मोन ही नहीं बनता, क्योंकि ये ग्रंथि ही खत्म हो जाती है बूढ़े लोगों में। अब ये ग्रंथि खत्म होगी तो थाइमोसिन हार्मोन भी नहीं बनता भाई। अब डब्ल्यूबीसी का मैच्योरेशन भी नहीं हो रहा और डब्ल्यूबीसी पावरफुल नहीं रह पाती फिर, और रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है शरीर की। तो इसीलिए बुढ़ापे में बीमारियां ज्यादा हो जाती है। तो ये होता है पूरा सीक्वेंस।
समझ में आ गई भाई बात? ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? थाइमस ग्रंथि कैसा होता है मैडम जी? घुटने में दर्द किसके कारण होता है? घुटने में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। आपके घुटने की जो कटोरी है वो खिसक सकती है। घुटने के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो खत्म हो सकता है, या हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब बच्चा बोल रहा है कि मैम थाइमस ग्रंथि कैसी होती है, तो चलो भाई दिखा देती हूँ। वैसे तो कोई बेसिक सा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा थाइमस ग्लैंड के बारे में, बट जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो आपके जो फेफड़े होते हैं उनके बीच में आपको ये ग्लैंड देखने को मिलती है। तो थाइमस ग्लैंड जो है बेसिकली हम लोगों के फेफड़ों के बीच में होती है, लंग्स के बीच में। तो कुछ ऐसी सी नजर आएगी, देखो जैसे मैंने आपको अभी भी डायग्राम में बनाई भी थी पीछे, ये है थाइमस ग्लैंड आपकी, ठीक है, ऐसी होती है थाइमस ग्रंथि। आ जाओ, अब चल रहे हैं आगे की तरफ। अब बात करेंगे हमारे शरीर में बनने वाली छठी ग्रंथि की। तो 6 नंबर पर जो ग्रंथि है, देखो मैंने बोला मैं सीक्वेंस से चल रही हूँ। हमने ब्रेन में 2 ग्रंथियां थी, पीनियल और पिट्यूटरी। गले में 2 ग्रंथियां थी, थायराइड और थाइमस, थोड़ी थायराइड और पैराथायराइड। और भैया आपके फेफड़ों के बीच में ग्रंथि थी, थाइमस। अब नीचे की तरफ चलेंगे तो अब बात करेंगे पेनक्रियाज की। तो भाई हेडिंग लिखेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, जिसको बोलते हैं अग्नाशयी ग्रंथि, अग्नाशयी ग्रंथि। तो पेनक्रियाज की अब हम लोग करने वाले हैं बात, ठीक है। पेनक्रियाज प्यारे बच्चे हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। तो लिखना एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है बेटा शरीर की, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर की, ये एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ग्रंथियां 3 तरीके की हैं, बाह्य स्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित। तो हमने बाह्य के भी एग्जाम्पल लिख लिए थे, लीवर था, अश्रु ग्रंथि थी, सलाइवरी ग्लैंड थी, पसीना ग्रंथि थी, दूध ग्रंथि थी। हमने एंडोक्राइन के भी एग्जाम्पल लिखे, हम सारी एंडोक्राइन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसी ग्रंथि भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो है मिश्रित ग्रंथि। तो जब हम बात करते हैं पेनक्रियाज की प्यारे बच्चे, तो ये हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है, ये हमारे शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड है। तो कभी भी आपको प्रश्न आए कि शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो बताकर आना पेनक्रियाज होती है, ठीक है। अब पेनक्रियाज की शेप कैसी होती है भाई, ये कैसी दिखती है? तो ये आपको एक पत्ती के जैसी दिखती है बेटा, जैसे कोई पत्ती होती है, ठीक है। तो ये होती है लीफ लाइक, कैसी होती है? लीफ लाइक होती है बेटा, ये पत्ती के समान संरचना है। जैसे कि कोई पत्ती होती है ना, पेड़ की पत्ती होती है, वैसी तुम लोगों को ये दिखती है, पत्ती के समान संरचना होती है ये। तो कोई पत्ती जैसे आप लोग देख रहे हो उसके जैसी आपको ये दिखाई देती है, कैसी? तो अगर आप किसी पेड़ की पत्ती को देखोगे तो ऐसी आपको पत्ती नजर आती है, तो ऐसी दिखती है आपको पेनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। तो ये लीफ लाइक होती है, पत्ती के समान संरचना होती है इसकी। मैम ये कहाँ पर मिलती है, इसकी लोकेशन भी बताओ, ये हमारे शरीर में कहाँ होती है? इसके स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में मिलती है हम लोगों के पेट के नीचे, जहां हमारा पेट है उसके नीचे। मान लो ये तुम्हारा पेट है भाई, ये तुम्हारा पेट है, इस फोटो को देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो मैं बना रही हूँ रेड कलर से, ये तुम्हारा पेट है प्यारे बच्चे, ये पूरा एरिया तुम्हारा पेट है ऐसे। अब पेट के नीचे जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, ये जो तुम्हें पत्ती सी दिख रही है, ये तुम्हारी पेनक्रियाज है प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी पेनक्रियाज है। तो तुम्हारे पेट के जस्ट नीचे पाई जाती है पेनक्रियाज ग्रंथि जो होती है। तो कभी भी आपको पूछे कि हमारे अमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है, तो हमारा जो अमाशय है ना उसके नीचे होती है पेनक्रियाज। तो लिखोगे उदर गुहा में पाई जाती है ये, उदर गुहा, ठीक है, उदर गुहा में पाई जाती है। एब्डोमन कैविटी बोलते हैं इसको, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, उदर गुहा में पाई जाती है। उदर गुहा मतलब पेट के नीचे वाला हिस्सा, उसको कहते हैं उदर गुहा। तो ये पेनक्रियाज ग्रंथि जो है, ये बाहर मुझे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, चमत्कार हो गया, लगता है गर्मी से निजात मिलने वाली है, बारिश आने वाली है। बाहर मुझे अंधेरा भी नजर आ रहा है
ओहो, ये तो बहुत मजेदार चीज हो गई प्यारे बच्चों। थोड़ी सी बारिश पड़ेगी तो थोड़ी सी राहत तो मिलेगी, और गड़गड़ाहट आ रही है, हो सकता है बारिश हो। मैं वही सुन रही थी कि मुझे आवाज कहाँ से आ रही है। तो देखो, उदर गुहा, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है ये, उदर गुहा में होती है। आए आगे बात करते हैं कि मैम जो हम लोगों की ये पेनक्रियाज होती है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि के लिए एक सेकंड रुकना प्यारे बच्चों। चलो भाई, बारिश से मुझे याद आया, मेरे तो कपड़े बाहर सूख रहे हैं। चलो चलो आ जाओ अब सारे बच्चे। 45 डिग्री है। RWA के इंस्टीट्यूट यूपी में है क्या? हाँ जी प्यारे बच्चे, हमारा जो ऑफिस है वो यूपी में ही है। और आज तो भगवान जी की कृपा देखो, अग्नि वो जो इंद्र देवता है उनकी कृपा बनती है, क्या बनती है, बाकी अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, और गड़गड़ाहट आ रही है बादलों की, तो कुछ चांसेस बन सकते हैं बारिश के। चलो आओ, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी पेनक्रियाज ग्रंथि होती है ना, ये पत्ती के समान होती है, और इसकी खोज किसने करी, ये भी आपको प्रश्न आता है कि भाई इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इस ग्रंथि की डिस्कवरी किसने करी थी। तो इस ग्रंथि को खोजने का जो काम किया था ना, वो करा था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था, आप लोगों ने सुना भी होगा, लैंगर हैंस करके। इनका नाम है लैंगर हैंस। लैंगर हैंस, तो लैंगर हैंस के नाम के साइंटिस्ट ने इस ग्रंथि को खोजा था बेटा, लैंगर हैंस, ठीक है। तो लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने इस ग्रंथि की खोज करी थी, पेनक्रियास की। अब लैंगर हैंस जब इस ग्रंथि को खोज रहे थे, तो इन्हें इस ग्रंथि में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा नजर आया, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्या नजर आया, गुच्छा। बंगाल, बंगाल से भी बच्चे हैं, राजस्थान से भी बच्चे हैं, और टेम्परेचर किसी के यहाँ 45 है, किसी के यहाँ 50 होने वाला है, तो भैया गर्मी तो बहुत है ही, ठीक है। वीडियो में इशू क्या है, आ रहा है प्यारे बच्चे? गुनगुन जी, वीडियो तो बिल्कुल मेरे सामने चल रही है, और बिल्कुल सही चल रही है बेटा, ठीक है। ठीक, एक कॉपी राइटिंग, उसमें कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं बच्चे। चलो आ जाओ भाई। अब बात करते हैं कि जब लैंगर हैंस ने इस ग्रंथि को खोजा, तो इसमें इन्होंने क्या क्या देखा। तो जब लैंगर हैंस इस ग्रंथि को खोज रहे थे, मान लो ये ग्रंथि है भाई तुम्हारी पेनक्रियाज, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब इस पेनक्रियाज को लैंगर हैंस ने देखा, तो इस ग्रंथि में ऐसे ऐसे मांसपेशियों के गुच्छे भी देखे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे इन्हें यहाँ पर कोशिकाओं के गुच्छे भी नजर आए। इस ग्रंथि के अंदर ऐसे ऐसे कोशिका के गुच्छे भी नजर आए। क्या नजर आए प्यारे बच्चों? कोशिका के गुच्छे, कोशिका के गुच्छे नजर आए। अब लैंगर हैंस ने सोचा कि इन कोशिका के गुच्छों को क्या नाम दिया जाए, ये ग्रुप ऑफ सेल जो है इनको क्या नाम दिया जाए। तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर इनको दिखाई दिए। तो लैंगर हैंस ने क्या कहा, ये जो कोशिकाओं के गुच्छे से नजर आए ना, इनको क्या नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं। इनको नाम दे दिया लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं। तो पेपर में आता है कि कौन सी ग्रंथि है जिसके अंदर लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, तो आप बताओगे पेनक्रियाज। तो हमारी जो पेनक्रियाज ग्रंथि है, इसके अंदर लैंगर हैंस जी ने कुछ कोशिकाओं के गुच्छे देखे। इन कोशिकाओं के गुच्छों को नाम दिया लैंगर हैंस की दीपिकाएं। इंग्लिश में नाम दिया आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। तो लैंगर हैंस के गुच्छे, लैंगर हैंस की दीपिकाएं इनको कहा गया, या आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस के नाम से इनको जाना गया। तो आपको ये प्रश्न आता है कि लैंगर हैंस की दीपिकाएं कौन सी ग्रंथि में पाई जाती हैं? आप बता दोगे अग्नाशय में पाई जाती हैं, यानी कि पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर देखने को मिलती हैं लैंगर हैंस की दीपिकाएं। तो जो पेनक्रियाज है हमारा, उसमें देखने को मिलती हैं लैंगर हैंस की दीपिकाएं, ठीक है। चलो, अब ये जो लैंगर हैंस की दीपिकाएं हैं मैम, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं थी, कौन कौन सी कोशिकाओं को देखा? भाई कोशिकाओं के गुच्छे थे, तो कौन कौन सी कोशिकाओं को देखा? तो यहाँ पर टोटल 4 प्रकार की कोशिकाएं थी जिनको देखा। कौन कौन सी?
पहले नंबर पर थी भाई अल्फा सेल, अल्फा सेल। दूसरे नंबर पर थी बीटा सेल, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो अल्फा सेल देखी थी भाई इन्होंने, अल्फा कोशिका। दूसरे नंबर पर कौन सी कोशिका देखी थी? बीटा कोशिका, बीटा कोशिका देखी इन्होंने, बीटा कोशिका, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सी कोशिका देखी इन्होंने? गामा कोशिका देखी, गामा, गामा सेल, गामा कोशिका देखी, ठीक है, गामा कोशिका देखी। और भैया चौथे नंबर पर कौन सी देखी? तो चौथे नंबर पर देखी एफ कोशिका। तो ये जो कोशिकाओं के गुच्छे इन्होंने देखे, इन गुच्छों में ये 4 प्रकार की कोशिकाएं इन्होंने देखी थी और इनका नाम भी रख दिया एफ कोशिका, गामा कोशिका, अल्फा कोशिका, ऐसे करके, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहां से भी प्रश्न आते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, एफ कोशिका ये क्या काम करती हैं। तो आइए इनके बारे में अब हम बात करते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं? जल्दी से बताओ। हरियाणा में बारिश आई है फुल। मैम जी, अरे वाह भाई, मजे आ गए, मजे आ गए। जीडी में आगे कब से कैलकुलेशन होगा? बेटा समझ नहीं आया, एज कब से कैलकुलेट होगा? आपको अंकित सर की वीडियो है बेटा, इन्फॉर्मेशन वीडियो है, उसको आप अच्छे से देखें, उसमें सारी जानकारी आपको दी हुई है, ठीक। तो ये बात समझ में आई। क्वेश्चन आएगा पेपर में, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कौन सी ग्रंथि में पाई जाती हैं? आप आंसर करके आओगे अग्नाशय ग्रंथि में। ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या हैं? तो बताओगे कोशिकाओं के गुच्छे हैं। कौन कौन सी कोशिकाओं के गुच्छे हैं? तो तुम बता देना अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल के गुच्छे हैं। अच्छा, अल्फा, बीटा, गामा और एफ कोशिकाएं क्या क्या करती हैं? तो कभी भी पूछे अल्फा सेल क्या करती हैं, अल्फा कोशिका क्या करती हैं, तो आप बताना कि अल्फा कोशिका जो होती है ये एक हार्मोन निकालती हैं, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। तो अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन निकालेंगी? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन निकालती हैं ये, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन। थोड़ी थोड़ी आ रही है भाई बारिश, तो लिख लीजिएगा ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन निकालती हैं ये, ग्लूकागोन हार्मोन निकालती हैं, ठीक है। चलो, ये प्रश्न पूछेगा कि ग्लूकागोन हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है, आप बताना पेनक्रियाज। लेकिन पेनक्रियाज में भी तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कौन सी कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है? आप बता दीजिएगा, ये निकालती है अल्फा कोशिका। भैया बीटा सेल क्या काम करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीटा कोशिका निकालती है इंसुलिन हार्मोन। कितने बच्चों ने इंसुलिन का नाम सुना है? जल्दी से बताओ, कितने ऐसे बालक हैं जिन्होंने इंसुलिन का नाम सुना है? तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो कि डायबिटीज की समस्या होने पर दिया जाता है, जो कि मधुमेह की समस्या में दिया जाता है। तो ये वही हार्मोन है इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिका निकालती है, ये पूछा जाता है। इंसुलिन हार्मोन निकालने का काम है बीटा कोशिका का। तो इंसुलिन हार्मोन निकालती हैं बीटा कोशिका, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, ये कई बार एग्जाम में बना है कि कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन निकालती है या कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन निकालती है। तो ग्रंथि पूछे तो हम अग्नाशय ग्रंथि पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सी कोशिका पूछे तो बीटा कोशिका, ठीक है। चलो, तीसरे नंबर पर है भाई गामा कोशिका, गामा सेल। गामा सेल क्या काम करती है? तो गामा कोशिका भी एक हार्मोन निकालती है। इस हार्मोन का नाम क्या है? इस हार्मोन का नाम है प्यारे बच्चे, ये निकालती है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। तो लिखना सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है ये, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन लिख लीजिएगा, सोमैटोस्टेटिन ये निकालती है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ठीक। ये तो रेयरली पूछा जाता है, बहुत कम, लेकिन इंसुलिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चौथे नंबर पर आपको पूछी जाएंगी भाई एफ कोशिका। ये क्या करती हैं? एफ कोशिका तो ये निकालती हैं पेनक्रियाटिक जूस, एफ कोशिका ये निकालती हैं पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये निकालती हैं अग्नाशयी रस, ये निकालती हैं अग्नाशयी रस, ठीक है। तो ये निकाल रही होती हैं अग्नाशयी रस, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, ये निकालती हैं भाई पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना एक चीज, ठीक है। क्या सुनोगे?
मैंने आपको बताया था कि ये जो पेनक्रियाज है प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। अब मैम मिश्रित ग्रंथि क्यों है? किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा मिश्रित ग्रंथि क्यों है ना? तो प्यारे बच्चे, मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन भी बनाती है और भैया पाचन का काम भी करती है, खाने को भी पचा रही है और भैया हार्मोन भी बना रही है। तो अभी अभी मैंने आपको लिखवाया ना कि इस ग्रंथि के अंदर ये सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये तो 3 हो गए भाई हार्मोन, ये 3 तो हो गए हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन निकालती है ग्रंथि, लेकिन एक निकालती है पाचक रस। ये है पाचक रस जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये पाचक रस है प्यारे बच्चे। आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, या तो वो केवल पाचक रस ही निकालेंगी या फिर वो केवल हार्मोन निकालेंगी। कोई भी ग्रंथि ऐसी नहीं है जो दोनों काम करे, पाचक रस भी निकाले हार्मोन भी निकाले। दोनों काम करने वाली केवल एक ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन भी निकालती है और पाचक रस भी निकालती है। ठीक है, तो ये पाचक रस है, डाइजेस्टिव जूस, जो आपके खाने को पचाने में काम करेगा। ये डाइजेस्टिव जूस है जो खाने को पचाएगा बेटा। ठीक, क्लियर? अब आ जाओ आगे की तरफ। भैया आंधी आ गई जोरों की, धड़ाधड़ चीजें गिर रही हैं और धड़ाधड़ आंधी आ चुकी है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग अब पढ़ेंगे कि मैडम जी ये जो इंसुलिन है इसके बारे में एक दो पॉइंट आप हमें बताएं। तो बेटा ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन क्या काम कर रहा है? तो इंसुलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा ये हमारे शरीर में क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन हमारे शरीर में रुधिर शर्करा को घटाने का काम करता है। रुधिर शर्करा को घटाता है, रुधिर शर्करा को घटाता है। तो भाई इसका काम क्या है? ये रुधिर शर्करा को घटाता है। तो लिख सकते हो भाई डिक्रीज्ड ब्लड शुगर। ये क्या करता है? डिक्रीज्ड ब्लड शुगर। ये ब्लड शुगर को घटाने का काम करता है बेटा। आपके शरीर में जो खून है उसमें जब शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको घटाने का काम करता है इंसुलिन। अब भाई आपके शरीर में आपने खूब ग्लूकोज खाया, आपके रुधिर में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया, तो इंसुलिन आएगा और सारे ग्लूकोज को घटा देगा, घटाकर बैलेंस कर देगा। लेकिन आपने फिर से ग्लूकोज खाना शुरू कर दिया और आपके रुधिर में फिर से ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन इस बार इंसुलिन आया ही नहीं। तो भैया आपका जो शुगर है वो तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और आपको हो जाएगा डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये प्रश्न भी आता है। तो आप लोग बताएंगे कि इंसुलिन की जो कमी होती है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन लेस अमाउंट में बनेगा, कम मात्रा में बनेगा, तो एक बीमारी हो जाएगी, उसको कहते हैं मधुमेह। तो मधुमेह रोग हो जाता है, फिर मधुमेह रोग। ठीक है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, समझ में आई बात? इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज किस हार्मोन की कमी की वजह से होता है? आप लोग बताएंगे इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज, मधुमेह रोग। समझ में आ गई ना बात आप लोगों को? बोलो जल्दी से। क्लियर? बातें सही हैं? क्लास तो चल रही है ना भाई? आंधी आ रही है तो कभी इंटरनेट वगैरह सब भाग गया हो, है ना भाई? मधुमेह डिजीज हो जाती है। जल्दी से सारे बच्चे एक बार थम्स अप करो। तूफान से बचकर रहना मैडम जी। बस मैं इस कमरे में सुरक्षित खड़ी हूँ, बाहर विंडो विंडो खिड़की दरवाजे सब हिल रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्लास के बाद निकल कर कि क्या क्या हुआ बाहर। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, ये कहानी खत्म ना? चलो आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलते हैं अगली ग्रंथि की तरफ। तो पेनक्रियास के बारे में इतना पढ़ना है। आ जाओ, अगली ग्रंथि है आप लोगों की एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड नेक्स्ट ग्रंथि जो है हमारी, वो है एड्रेनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि हिंदी में। अधिवृक्क ग्रंथि। बारिश तेज होनी चाहिए, आंधी तेज आए या ना आए, भाई मजा तो तभी है जब बारिश जड़ाजड़ जड़ाजड़ बारिश हो।
है ना, हो तो रही है वैसे, मुझे दिख तो रहा है बारिश हो रही है। तो भाई बारिश होनी चाहिए तेज, आंधी आए या ना आए। अब देखो इधर, एड्रेनल ग्लैंड जो होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इस ग्रंथि का स्थान क्या है हमारे शरीर में। तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, ये ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है हमारे गुर्दों के ऊपर। तो लिख सकते हो, ये एग्जाम में आता है, गुर्दों के ऊपर, ये एग्जाम में आता है भाई बेटा, गुर्दों के ऊपर, अबव टू किडनीज, अबव टू किडनीज, हमारी किडनी के ऊपर होती है ये, हमारी गुर्दों के ऊपर पाई जाती है ये। तो आपके पास कितने गुर्दे होते हैं, बोलोगे 2 होते हैं मैडम, बिल्कुल सही बात। तो ये भी संख्या में 2 होती हैं भाई। ये है आपकी एड्रेनल ग्लैंड, देख लो ध्यान से। तो ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी है भाई, ये वाली जो है ये आप लोगों की किडनी है। और इस किडनी के ऊपर देखो आपको नजर आ रही है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, ये रही, देखो ये रही, ये है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है बेसिकली ये कैसी होती है, त्रिभुजाकार, ट्राइएंगल होता है जैसा। तो दिख रही है ना, ये ट्राइएंगुलर है, जैसे ट्राइएंगल बनता है, त्रिभुज के आकार की होती है, त्रिभुज होता है जैसा, त्रिभुज के समान होती है, ट्राइएंगल होती है। तो आपके गुर्दों के ऊपर एक त्रिभुजाकार ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो भाई अधिवृक्क ग्रंथि हमारे गुर्दों के ऊपर होती है। और गुर्दे कितने होते हैं हमारे पास, तो गुर्दे होते हैं 2। तो कभी भी आपको इनकी संख्या पूछेगा तो इनकी संख्या आप लोगों को बतानी है, इनकी संख्या होती है भाई 2। इनका नंबर कितना होता है हमारे अंदर, तो बताना 2 होता है, 2 होता है। और एक जोड़ी, जोड़ी पूछ ले तो कितनी होती है भाई, एक जोड़ी, 1 पेयर होती है। तो 1 पेयर है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, 2 है, एक गुर्दे के ऊपर एक होती है। आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे कि मैम जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, ये एड्रेनल ग्लैंड जो है इसका या इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में अब आप हमें बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये ग्रंथि निकालती है एक मुख्य हार्मोन, इस ग्रंथि से निकलने वाला एक मुख्य हार्मोन जो आपको पेपर में पूछा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला मुख्य हार्मोन है बेटा, आप बताओगे एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में एड्रेनलिन हार्मोन ही। ठीक है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन इसको कहा जाता है, लिख लीजिए भाई, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है एड्रेनल ग्लैंड। तो देखो इसका भी कुछ कुछ नाम इसकी ग्रंथि के जैसा ही है, जैसे थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकाल रही थी, थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन निकाल रही थी, पैराथायरॉयड ग्रंथि पैरा हार्मोन निकाल रही थी, वैसे ही आप लोगों की एड्रेनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन हार्मोन निकाल रही है। तो ये याद करने की ट्रिक है जो आपको इजीली याद हो जाएंगी चीजें। एड्रेनलिन हार्मोन जो है, इस हार्मोन के कई सारे नाम हैं, इस हार्मोन के कई सारे नाम हैं बेटा। इस हार्मोन को आप लोग किस नाम से जानते हो, तो इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं डू और डाई हार्मोन, डू और डाई। ठीक है, यानी कि करो या मरो हार्मोन है ये, करो या मरो। जब भी आपके सामने कोई परेशानी आती है तो या तो उसमें कोई एक्शन लो, जैसे अब आपके सामने है पेपर है, या तो पढ़ाई करो या फिर मरो भैया, या फिर छोड़ दो, या तुम मरोगे मरोगे फिर कुछ नहीं करोगे, बिना नौकरी के दर दर भटकोगे इधर उधर। तो या तो मेहनत करो या फिर मरो। तो करो या मरो हार्मोन इसको ही बोलते हैं। दूसरा, इसी को बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसी को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसी को कहा जाता है लड़ो या उड़ो। यहाँ पर भी वही बात आ गई कि भाई या तो इस टाइम से लड़ो या फिर उड़ो। ठीक है, यानी कि अब तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया जाएगा अगर पढ़ोगे नहीं तो। पेपर में जब कुछ करके नहीं आओगे तो पेपर कैसे क्वालिफाई करोगे, पेपर कैसे अच्छे मेरिट में कैसे आओगे। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन। आगे इसी हार्मोन को बोला जाता है प्यारे बच्चे एमरजेंसी हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन इसी को बोला जाता है, एमरजेंसी हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन भी इसी को कहते हैं, ये पेपर में आता है। आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन।
तो बेटा आपातकालीन हार्मोन भी इसी को कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आपातकालीन हार्मोन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई कई बार आपके सामने जो भी इमरजेंसी कंडीशन आती है, जैसे आपने मेरिट में अपना नाम देखा और आपका नाम मेरिट में आ गया, तो आपके पेट में बड़ी गुदगुदी सी होगी, खुशी होगी, उछलोगे, कूदोगे, सबको बताओगे। लेकिन अगर आपका नाम नहीं आया मेरिट में, तो आपके मन में एक दर्द सा होगा, आपको एक दुख सा होगा, वो दुख भी आपके सामने यही लेकर आता है। तो आप हंसते हो, आपको दर्द होता है, फीलिंग होती है दर्द वाली, आपको दुख महसूस होता है, ये सब यही कराता है, एड्रेनलिन। तो इसी को बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, डू और डाई हार्मोन, इसी के नाम है ये। एक और नाम इसका लिख लेना, इसको ना 4F के नाम से या मोस्टली 3F हार्मोन भी कहते हैं इसको, 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब क्या हुआ? तो भाई एक F का मतलब हो गया फाइट, है ना, एक F का मतलब हो गया फ्लाइट, और एक F का मतलब हो गया फियर, यानी कि डर, भय। जब तुमने किसी को मान लीजिए तुमने चोरी कर ली कहीं, अब चोरी कर ली तो तुम्हें डर लगेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो वो डर तुम्हारे अंदर जो आ रहा है वो इसी के कारण आ रहा है। या तुमने किसी को कुछ ऐसा देख लिया कि कोई व्यक्ति किसी को चाकू मारकर भाग रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी को चाकू मारकर आपके पास आ रहा है ना, तो उसके हाव भाव देखकर तुम पहचान जाओगे कि जरूर कुछ गलत करके आया है। बोलते बोलते ना, हलक सूख गया उसका, तो डर के मारे हलक सूख गया, या डर के मारे लाल पीला हो जाना। तो ये सारी जो लक्षण आते हैं ना, इसी हार्मोन के कारण आते हैं, एड्रेनलिन के कारण। और यही तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ाता है प्यारे बच्चे, दिल की धड़कन बढ़ाता है, दिल की धड़कन। जैसे कि अब बार बार बादल गरज रहे हैं धड़ाधड़, तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो मेरे अंदर एड्रेनलिन बन रहा है बेटा। मेरा ये जो एड्रेनलिन है ना, मुझे आपातकालीन स्थिति में ले जा रहा है। मुझे डर सा लग रहा है कहीं बादल फट ना जाए, कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, अब मैं क्या करूं? तो ये सब जो मेरे दिमाग में चल रही हैं बातें, इसी की वजह से चल रही हैं। तो दिल की धड़कन बढ़ाना, हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ाता है ये, समझ में आई? तो हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट लिख लीजिएगा, इंक्रीज हार्ट बीट, ठीक है, इंक्रीज हार्ट बीट, दिल की धड़कन को भी यही बढ़ाता है। मैम RW का बहुत धन्यवाद, अग्निवीर पर क्लियर हो गया। अरे वाह भाई वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अग्निवीर में नंबर आ गया तो बहुत बढ़िया। मैम आप कहाँ से हो, कहाँ पर बारिश हो रही है? भैया हम ग्रेटर नोएडा हैं, यूपी में ग्रेटर नोएडा, वहाँ बारिश हो रही है। इंद्रदेव जी प्रसन्न हो गए भैया, बारिश हो रही है, ठीक है, होने दो खूब नहाने के बेटा पहली बारिश है, बहुत ज्यादा इसमें पोल्यूशन होगा, वैसे गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, नहाना मत। मानसून की पहली बारिश में या सीजन की पहली बारिश में ना नहाएं, क्योंकि वो एसिड रेन हो सकती है, ठीक है, तो नहाना नहीं है, इसमें एसिड रेन हो सकती है। जितना भी पोल्यूशन है वो सब इसी बारिश में आ रहा है, ठीक। यहाँ पर तो धूप खिल रही है भाई, ये तो मौसम के मिजाज हैं, कहीं धूप कहीं बारिश, कहीं बर्फ भी गिर रही है, तो ये तो मौसम है, क्लाइमेट है अपनी अपनी। समझ में आई बात? ठीक है, आप बात समझ में आ गई? चलें आगे? ऐसे मत बोलो, बहुत दुख होता है, ऐसे मत बोलो बेटा ये तो एग्जाम्पल है, मैं तो एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। अब ये जो तुम्हें दुख हो रहा है ना बहुत, ये इसी के कारण हो रहा है। तो ये दुख होना, खुशी होना, सब यही लेकर आ रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ, अब बात करते हैं अगली ग्रंथियों की। तो भाई अगली ग्रंथि है 7वें नंबर की ग्रंथि, नहीं 8वें नंबर की, 7वीं तो आई थिंक एड्रेनलिन ही थी। अब आ जाओ, बात करते हैं कुछ ऐसी ग्रंथियों की जो लड़कों के शरीर में होती हैं, जैसे कि वृषण। तो भाई अब लिखना वृषण, तो लड़के जो होते हैं उनके शरीर में पाई जाते हैं टेस्टिस यानी वृषण। तो आ जाओ बात करते हैं, तो वृषण होते हैं ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं या इनकी संख्या कितनी है? तो लड़कों के अंदर जो टेस्टिस होते हैं प्यारे बच्चे, इनके अगर नंबर की बात की जाए तो ये भी संख्या में 2 होते हैं, यानी एक जोड़ी। तो लड़कों के अंदर जो वृषण होते हैं वो 1 पेयर होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, ठीक। आगे बात करें तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस होते हैं ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं। इनसे निकलने वाला एक हार्मोन है जो आपके शरीर में बनता है, लड़कों के शरीर में इनसे निकलने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है प्यारे बच्चे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं लड़कों के जो टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से बनता है?
टेस्टेस्टेरोन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन निकालते हैं हम लोगों के लड़कों के जो टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है, ये पूछा जाता है। आप बताएंगे लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये निकालते हैं टेस्टिस। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, इसके बारे में क्या मेन पॉइंट है जो आपको पेपर में आते हैं। पहला पॉइंट, प्यारे बच्चों, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसको मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं मेल हार्मोन, यानी कि पुरुष हार्मोन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लड़कों में ही एक्टिव होता है। ठीक है, पुरुषों का हार्मोन इसको कहा जाता है। ये लड़कों में ही एक्टिव होता है। ये बनता लड़कियों में भी है, लेकिन लड़कियों में इसका कोई काम नहीं होता। इसका जो काम है वो लड़कों के अंदर ही होता है। तो लड़कों में इसका क्या काम होता है? तो दूसरा पॉइंट, भाई लड़कों में ये शुक्राणु जनन की क्रिया करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन की क्रिया करता है। अब मैम शुक्राणु जनन क्या होता है? तो लड़कों के अंदर बनते हैं भाई शुक्राणु। लड़कों के शरीर में या लड़कों के जो टेस्टिस होते हैं ये बनाते हैं शुक्राणु। तो यहाँ पर शुक्राणु बनाने का काम कौन कर रहा है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये शुक्राणु जनन की क्रिया करता है। शुक्राणु जनन की क्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया करता है ये, शुक्राणु जनन की क्रिया। तीसरा भैया, पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है। ठीक है, पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण, पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है। ठीक है, तो ये लड़कों के अंदर द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है बेटा, यानी कि लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। धड़ाम से कुछ चीज गिरी, मुझे लगा पता नहीं क्या गिर गया, आंधी में शायद कुछ बहुत तेज से टकराया है। 49 डिग्री टेम्परेचर है, लव कुश बोल रहे हैं। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल होगा। अभी आंधी में धड़ाम से कुछ गिरा, मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा ना हो कि तो कुछ किसी को कुछ नुकसान ना हुआ हो। चलो आओ, तो भाई लिखेंगे पुरुषों में दैत्तिक लैंगिक लक्षण लाता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, तो क्या करता है भाई? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। जगह यहाँ नीचे दिखेगा नहीं, इसको इंग्लिश में मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। तीसरा पॉइंट जो है उसको इंग्लिश में यहाँ लिख रही हूँ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, जो लड़के होते हैं उनमें द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है। अच्छा मैम, द्वैतिक लैंगिक लक्षण होते क्या हैं? भाई तुमने देखा है कि जितने भी लड़के होते हैं जब वो किसके पार चले जाते हैं, 18 के पार होते हैं, या फिर यूं कहूं 14 के पार होते हैं। आजकल तो 14 के पार ही लड़कों में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज भारी हो जाना, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर हेयर का ग्रोथ हो जाना, या स्पर्म काउंटिंग ज्यादा हो जाना, शुक्राणु बन जाना। तो ये होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये सब लाने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। इतना टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में एक पॉइंट और याद रखना, लड़के जो होते हैं, लड़के, ठीक है, जो बॉयज होते हैं, जो बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें एक और हार्मोन बनता है, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन। तो लड़कों के अंदर एंड्रोजन हार्मोन भी बनता है भाई, एंड्रोजन हार्मोन भी बनता है लड़कों में। अब आपको कभी भी पूछे कि एंड्रोजन हार्मोन जो है ये क्या काम करता है, तो अभी अभी मैंने जो बताया ना कि लड़कों में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, इस टेस्टोस्टेरोन को एक्टिव करने का जो काम करता है वो एंड्रोजन करता है। यानी एंड्रोजन बनेगा पहले, एंड्रोजन जाकर टेस्टोस्टेरोन को जगाएगा, फिर टेस्टोस्टेरोन ये काम करेगा।
तो कभी भी पेपर में पूछे कि लड़कों के अंदर और कौन सा हार्मोन बनता है, तो लड़कों के अंदर एक और हार्मोन बनता है एंड्रोजन। ये एंड्रोजन क्या करता है, तो बताओगे एक्टिवेट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको सक्रिय करता है। तो बताओगे टेस्टोस्टेरोन को सक्रिय करता है ये टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को सक्रिय करता है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सक्रिय करता है, तो आप बताओगे एंड्रोजन। मैम इस एंड्रोजन हार्मोन को कौन बनाता है, ये कहाँ से बनता है, तो ये लड़कों के अंदर बनता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि मैंने बताई थी वही बनाती है एंड्रोजन हार्मोन को, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो होती है, एड्रेनल ग्लैंड जो है वही बना रही है किसको, वही बना रही है हमारे एंड्रोजन हार्मोन को भी। तो ये लड़कों के अंदर बनता है और एक्टिवेट करता है टेस्टोस्टेरोन को। अगर एंड्रोजन नहीं बना तो टेस्टोस्टेरोन भी फिर काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना बातें, क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना बातें बेटा। चलो अब लास्ट और लिख लो, लास्ट और लिख लो। इंसुलिन को दिखा अधिकता से, मैम इंसुलिन की अधिकता से कोई रोग नहीं होगा, कमी से ही मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। आओ अब बात करते हैं आपके शरीर में बनने वाली अंतिम ग्रंथि के बारे में, ओवरीज के बारे में। ओवरीज जिसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। तो अंडाशय किसके अंदर बनते हैं भाई, इनको महिला ग्रंथि बोला जाता है, महिला ग्रंथि। ये है महिला ग्रंथि, ये फीमेल ग्लैंड है भाई, ये बनती है महिलाओं के अंदर, फीमेल ग्लैंड है ये बनती है महिलाओं के अंदर, ठीक है। तो ओवरीज कहाँ पाई जाती है, महिलाओं में। टेस्टिस कहाँ पाए जाते थे, पुरुषों में। ओवरीज के बारे में आपको पूछे तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो महिलाओं के अंदर जो ओवरीज होती हैं इनकी भी संख्या होती है बेटा 2। तो महिलाओं में अंडाशय भी 2 होते हैं, ठीक है, एक जोड़ी, यानी कि टोटल 2 होते हैं, ठीक, यानी 1 पेयर आप लिख सकते हो, 1 पेयर आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो मैम ये जो ओवरीज होती हैं ये कौन सा हार्मोन निकालती हैं, या आपको कभी पूछे कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी में एक ओवरी पाई जाती है, पक्षियों में एक अंडाशय होता है, ये भी पूछ लेता है। भाई हमारे अंदर तो 2 हैं, लेकिन पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों में एक अंडाशय होता है, ठीक है। तो पक्षियों के अंदर कितने अंडाशय होते हैं, एक अंडाशय होता है पक्षियों के अंदर, ठीक है। तो सिंगल ओवरी, बर्ड्स हैव सिंगल ओवरी। तो जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में सिंगल ओवरी होती है, तो बर्ड्स के पास होती है सिंगल ओवरी, ठीक है। तो पक्षियों में सिंगल ओवरी पाई जाती है, क्लियर। आओ अब ये जो ओवरी है महिलाओं के अंदर ये कौन सा हार्मोन निकालती है, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन 3 है बेटा। ओवरी से निकलने वाले हार्मोन की अगर बात करते हैं, ओवरी से निकलने वाले 3 हार्मोन्स हैं, कौन कौन से, तो चलिए भाई लिखिए। ओवरी से 3 हार्मोन निकलेंगे महिलाओं के अंदर, तो सबसे पहले होगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है महिलाओं में, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी महिलाओं में बनता है, प्रोजेस्टेरोन, तो ये भी महिलाओं के अंदर बनता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन, ठीक है, तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन। तो 3 हार्मोन है जो महिलाओं के अंदर, महिलाओं की ओवरी से निकलते हैं, यानी कि महिलाओं के अंडाशय से निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ऐसे प्रश्न आता है कि इनमें से कौन एक पुरुष हार्मोन है, ऐसे करके ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, और 4th नंबर पर या तो एंड्रोजन दे देगा या टेस्टोस्टेरोन दे देगा। तो आपको पहचानना है कि ये 3 तो महिला के अंदर बनते हैं,
तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन अगर ऑप्शन में है तो वो होगा फिर पुरुषों का हार्मोन, है ना, वो होगा फिर पुरुषों का हार्मोन। अगर लड़कों के अंदर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो ऐसे दिखते हैं टेस्टिस लड़कों के अंदर, ऐसे दिखते हैं भाई वृषण लड़कों के अंदर, ठीक है, ऐसे दिखते हैं वृषण लड़कों के अंदर। और महिलाओं में अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो ऐसी दिखती है महिलाओं की जो ओवरी होती है, यह है महिलाओं का अंडाशय, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अंडाशय महिलाओं के अंदर एक ग्रंथि है बेटा, ये है अंडाशय, ये है ओवरी, ये जो आपको दिख रही है ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है, अंडाशय है, दो होती हैं, ये रही बेटा, इन्हीं के अंदर अंडे बनते हैं बेसिकली, यहीं पर होता है आप लोगों का जो बच्चा है, मतलब जो भी बेबी का निर्माण होगा वो अंडाशय के अंदर ओवरी से ही फिर यूट्रस के अंदर जाता है, गर्भाशय में, ठीक है। तो महिलाओं के अंदर जो ओवरी हैं उनकी संख्या 2 होती है और लड़कों में भी टेस्टिस होते हैं 2, और महिलाओं में ओवरी निकालती है 3 हार्मोन। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं। एस्ट्रोजन क्या काम करता है? एस्ट्रोजन जो होता है ये प्यारे बच्चों महिलाओं में क्या करता है? अंडाणु जनन की क्रिया करता है, अंडाणु जनन, महिलाओं में अंडाणु जनन की क्रिया करता है, अंडाणु जनन की क्रिया करता है। भाई पुरुषों में शुक्राणु जनन की क्रिया कौन करता है? पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं तो वो करता है टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में अंडाणु जनन की क्रिया, महिलाओं में अंडे बनते हैं, एग बनते हैं, ये काम करता है एस्ट्रोजन। तो अंडाणु जनन की क्रिया को कहते हैं ऊजिनेसिस, ऊजिनेसिस। तो महिलाओं के अंदर ऊजिनेसिस कौन करता है? आप बताओगे एस्ट्रोजन। तो अगला काम क्या है कि महिलाओं में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है, महिलाओं में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है। भाई महिलाओं में भी आते हैं द्वैतिक लैंगिक लक्षण, ठीक है, महिलाओं में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। तो जब फीमेल के अंदर बात हो रही है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की, तो ये लाने का काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन लेकर आ रहा है? एस्ट्रोजन। मैम ये क्या होते हैं? तो महिलाओं में भी भाई महिलाएं 12 साल की होती हैं, उनमें भी महामारी चक्र शुरू हो जाता है, महिलाओं के शारीरिक संरचना बदल जाती है, तो ये होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और ये जो होता है ये मतलब एस्ट्रोजन जो है इसके बारे में ये दो चीजें जो हैं ये आपको याद कर कर चलनी है। अब आ जाओ आगे बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन के बारे में। अगला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? तो प्यारे बच्चों जो प्रोजेस्टेरोन है ना इसको कहते हैं गर्भकालीन हार्मोन, गर्भकालीन हार्मोन, इसको कहा जाता है गर्भकालीन हार्मोन। तो ये है गर्भकालीन हार्मोन, यानी कि ये गर्भकाल के दौरान सक्रिय रहता है, इसको गर्भकालीन हार्मोन कहते हैं। इसको कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन इसको कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन है ये महिलाओं के अंदर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं। और लास्ट है रिलैक्सिन। अब उसके बारे में और पढ़ लो, वो फिर चैप्टर खत्म। तो तीसरा है रिलैक्सिन, तीसरा है भाई रिलैक्सिन। नाम से पता चल रहा है कि ये रिलैक्स करता है, तो लिख लीजिएगा प्रसव के बाद, प्रसव के बाद महिलाओं को, ठीक है, प्रसव के बाद महिलाओं को आराम की मुद्रा में लाता है, महिलाओं को आराम की मुद्रा में लाता है, ठीक है, आराम की मुद्रा में लाना। तो ये आराम की मुद्रा में लाता है। भाई महिलाएं जब प्रसव प्रक्रिया से गुजरती हैं तो महिलाओं के अंदर ऐसा बोला जाता है, ऐसा दर्द होता है जैसे 200 हड्डियां एक साथ टूट रही हो शरीर की। तो बहुत ज्यादा पेन की कंडीशन से महिलाएं गुजरती हैं जब प्रसव होता है, जब किसी बच्चे को जन्म देती है महिलाएं। तो उस दर्द से आराम दिलाने के लिए महिलाओं की ओवरी से निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये क्या करता है? ये रिलैक्स करता है, ठीक है, रिलैक्स फीमेल, रिलैक्स फीमेल आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। तो महिलाओं के अंदर डिलीवरी के बाद महिलाओं को आराम की मुद्रा में लाता है।
तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट और टाइम भी हो चला है ना। तो बताओ कोई समस्या किसी बच्चे को? ठीक है, हिंदी नोट्स में, हैंड राइटिंग नोट्स में थोड़ा बढ़िया से लिखवाएं। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी, ठीक है। समझ में आई? पेनिसिलिन तो बेटा एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। तो वो तो मैं तुम्हें दवाई, जब मैं आपको बीमारियां पढ़ाऊंगी वहां कराऊंगी ये चीज। तो पेनिसिलिन की खोज तो करी थी प्यारे बच्चों इन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगर आप इंसुलिन की खोज पूछना चाह रहे हो तो इंसुलिन की खोज करी थी बेंटिंग ने। इंसुलिन जो है इसकी खोज किसने करी थी? इंसुलिन की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी बेंटिंग ने। ठीक है, किसने? बेंटिंग ने। बेंटिंग। ठीक है, तो बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने करी थी इंसुलिन की खोज, बेंटिंग ने। ठीक, चलो तो भाई अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ बेटा।